हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम लोग हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कंपलसरी पेपर वेव एंड ऑप्टिक्स के फाइनल यूनिट नंबर 4 को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले के पिछले क्लास में आप लोगों ने इस यूनिट के पहले क्लास में पोलराइजेशन क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने प्राप्त की है। किस तरह से वो चीज जनरेट होता है, पोलराइजेशन कहने का तात्पर्य क्या है, उससे रिलेटेड एनिमेशन भी हमने देखा था। और मैथमेटिकली पोलराइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि पोलराइजेशन जो होता है या ध्रुवण जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय ध्रुवणता, लीनियर पोलराइजेशन, एक होता है सर्कुलर पोलराइजेशन, वृत्तीय ध्रुवण, और एक होता है दीर्घवृत्तीय ध्रुवण या इलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो उसके तीनों के मैथमेटिकल कंडीशंस क्या हैं, फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो इक्वेशंस हम लोगों ने डिराइव करके लेके आया था, जो कि पोलराइजेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने आप में होल्ड करके चलता है। तो उतनी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब आगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको जो एग्जाम में पॉपुलर क्वेश्चंस बन के आते हैं, क्योंकि ये यूनिट मैंने आपको बताया था कि बेसिकली थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा ज्यादातर थ्योरी है। अब इसमें डायग्राम बनाने हैं और डायग्राम के पीछे के एस्पेक्ट को हमको समझाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। और कम से कम थ्योरी लिखते हुए आप अच्छे मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स की जो टिप्पणी लिखी है या एक्सप्लेन करिए वाले क्वेश्चन होंगे, उसको कैसे आप बना सकते हैं उस पर अपन को कंसंट्रेट करना है, क्योंकि बाकी का टॉपिक जो इस सिलेबस का है वो उसी तरीके से लेंदी और डायग्राम वाइज बेस्ड है। तो आज के क्लास में हम लोग पोलराइजेशन प्राप्त करने के जो डिफरेंट तरीके हैं उस पे बेस्ड जो हमारा सिलेबस ने जो जो टॉपिक हमको दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। आज के क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन के थ्रू जानेंगे पोलराइजेशन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन के थ्रू जानेंगे पोलराइजेशन कैसे होता है, और डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये तीनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में दी हुई है और एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज 3 टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, परावर्तन के द्वारा रिफ्लेक्शन, ध्रुवण क्या होता है, इस पे बेस्ड एक बूस्टर का नाम लॉ हम लोग पढ़ेंगे जो कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। रिफ्रैक्शन के थ्रू कैसे होता है पोलराइजेशन या ध्रुवण, मतलब अपवर्तन के द्वारा कैसे होता है उसको जानेंगे। इस पे बेस्ड मेलस का लॉ है, उसको अपन समझेंगे और प्रूफ करेंगे। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे डबल रिफ्रैक्शन क्या है। डबल रिफ्रैक्शन, जिस पर हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर डबल रिफ्लेक्शन की व्याख्या कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, उसको टारगेट करेंगे। तो आज हम एग्जाम ओरिएंटेड 3 क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं हमारे आज के इस क्लास में, जो कि मेथड ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजेशन प्राप्त करने के तरीके के अंतर्गत आएगा, सिलेबस के उन चीजों को कवर करेगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहाँ तक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन द्वारा कैसे ध्रुवण होता है या उसके पीछे बूस्टर का क्या नियम है उसको आपको समझना है। तो जो अनपोलराइज्ड लाइट होता है, जो अनपोलराइज्ड लाइट है आपको पता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में फैलते रहता है, डिफरेंट डायरेक्शन में। जब वो किसी एक विशेष टाइप के माध्यम से हम लोग उसको गुजारते हैं तो उसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो जो बाद में आउटपुट में हमको प्राप्त होता है लाइट, उसको बोलते हैं कि पोलराइज्ड लाइट है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी रहती है और उसमें जो पार्टिकल्स हमको मिलते हैं उनके वाइब्रेट करने का, ओरिएंटेशन करने का जो दिशा होता है वो एक जैसा होता है। जैसे इस डायग्राम में अगर ये चारों ओर फैलता हुआ एक अनपोलराइज्ड लाइट है, नॉन क्या बोलते हैं जी, अध्रुवित प्रकाश है। तो अध्रुवित प्रकाश को जब एक चमकीली सतह से जब वो टकराता है, चमकीली सतह से जब उसको टकराता है तो उसका जैसे 2 भाग है, इस तरफ एयर है और ये वाला माध्यम क्या है, ग्लास है। ठीक, जैसे कांच का गुटका वगैरह जैसे रहता है, आप लोग प्रैक्टिकल जो करते हैं। तो जब प्रकाश की जो नॉर्मल प्रकाश है जब वो इस चमकदार सतह से टकराता है तो उसका कुछ भाग इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसका बाकी भाग इस बॉर्डर को पार करके आगे की ओर अपवर्तित हो जाता है। तो जो अपवर्तित हो जाता है उसकी इंटेंसिटी में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हाफ ऑफ पार्ट यहीं से पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक, ध्रुवित हो जाता है। तो उसी के ऊपर ये परावर्तन के आधार पर इस पर्टिकुलर फेनोमेना को समझाया गया है। इसको देखें थ्योरेटिकल वाइज आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में। ये डायग्राम आप बना के आएंगे इस तरह से, ये एयर ग्लास मीडियम है, ठीक, कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। जो इंसिडेंट एंगल होगा उस पर निर्भर करेगा कि कैसे पोलराइज्ड होगा कैसे नहीं होगा। इसीलिए पोलराइजेशन के केस में इंसिडेंट एंगल को आईपी से डिनोट करते हैं, पोलराइज्ड इंसिडेंट एंगल, ठीक, निर्भर करती है।
आपतन कोण बदलने पर एक ऐसा विशेष आपतन कोण आता है जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। मतलब वो कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, नॉर्मली जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें, है ना। पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है तथा इसके कंपन का जो आपतन तल के लंबवत होता है तथा इसके वाइब्रेट करने का जो दिशा होगा वो आपतन तल के लंबवत होगा, इस पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो रहेगा। मतलब देखो सिंपल सी बात है यार, अगर वेव इस तरह से चल रहा है, नॉर्मल तरीके से मूव कर रहा है, इस तरह से चल रहा है, और इस वेव के सामने में यदि आप हडल ऐसा रखते हैं जो कि इस तरह का गैप है, तो ये वेव इससे ऐसे होकर गुजर जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं हडल ऐसे वाला कोई सा रख देता हूँ, ऐसे वाला हडल रख देता हूँ, तो ये वेव इसको रोक देगा, इसको नहीं गुजर पाएगा वेव इससे। तो लंबवत होता है कहने का तात्पर्य है कि कंपन का आपतन तल के लंबवत होता है। इसका मतलब वो ये इधर जो गया वो इस तरफ नहीं जाएगा। जो लाइट वेव का एक पार्ट जो यहाँ से टकराकर चमकीली सतह से टकराकर इस तरफ चले गया है, वो इधर नहीं जाएगा। इधर जाने के लिए वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया है। और इसको क्या बोलते हैं, ऐसा जब केस रहता है, जब लाइट वेव को गुजरने देता है तो बोलते हैं कि समांतर का कंडीशन है। दोनों की दिशा एक समांतर है, एक दिशा में है, एक समांतर है, तो गुजर रहा है भाई। तो इधर की दिशा एक दिशा में है और ये वाला लंबवत दिशा में है। बस ये माना जाता है, क्योंकि जब हम लोगों ने वो न्यूमेरिकली सॉरी एप्लाइड भी देखा था, तो उसमें जब स्लिट को पूरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप मोड़ दोगे तो फिर वो वेव को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता। तो उसको लंबवत का कंडीशन बोलते हैं, और जब वेव पास होती है उसको समांतर का कंडीशन बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये डायग्राम आप बना के आएंगे, आप लंबवत होता है। आपतन कोण के इस विशेष मान को ही हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं जी, बूस्टर कोण बोलते हैं। जो आपतन कोण का ये जो एंगल, विशेष एंगल है जिस पर मैक्सिमम वेव इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको बूस्टर कोण बोलते हैं। या फिर उसको क्या कहेंगे, ध्रुवण को, या फिर एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं तथा यह पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक यदि म्यू हो तो बूस्टर एंगल लंब और जो आधार के ऊपर निर्भर करता है, यहाँ पर से परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग, और उसका मान 10 आईपी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक, इसको याद करके चलना है कि अगर आपको बूस्टर एंगल आईपी पता है तो दिए गए पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब इसकी सहायता से हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि कैसे इन बूस्टर एंगल और इंसिडेंट एंगल में, या रिफ्लेक्टेड, ये पोलराइज्ड लाइट के लिए जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, परावर्तित एंगल, उसमें क्या संबंध है। तो इतना थ्योरी लिखना है आपको, ये डायग्राम वहां पे बनाना है जो कि बहुत ईजी है। उसी चीज को यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। लंबवत होने कंपन करने का मतलब है क्या है, वो आपको दिमाग में पता रहना चाहिए। और समांतर कंपन करने का क्या तात्पर्य है, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। समांतर मतलब वेव को गुजरने देगा, लंबवत है मतलब रोक देगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक और रिलेशन यहाँ पे निकाल के लेके आना है कि यदि म्यू मेरे को कैलकुलेट करना है यहाँ से, तो चूंकि म्यू अगर इस सिचुएशन के लिए मैं लिखूं, जो स्नेल का नियम होता है, अपवर्तनांक का जो नियम होता है, म्यू साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई को ही यहाँ पे मैं आईपी बोल रहा हूँ, पोलराइज्ड आपतन कोण है इसलिए। तो मेरा स्नेल का नियम मैं कैसे लिखूंगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है, तो आई हमारा स्पेसिफिक है इसलिए आईपी से डिनोट करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आईपी बटे साइन आर। अब बूस्टर के नियम से मैं जानता हूं कि जो म्यू होता है वो क्या होता है, 10 आईपी होता है। ये कैलकुलेटेड आउटपुट है, तो म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी होता है, तो इस एक्सप्रेशन में म्यू की जगह 10 आईपी रख दिया आपने, तो 10 आईपी इज इक्वल टू साइन आईपी बटे साइन आर। यहाँ हम लोग साइन आईपी बटे कॉस आईपी लिख सकते हैं 10 को, ये साइन आईपी बटे साइन आर, साइन आईपी कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस आईपी इज इक्वल टू साइन आर। ठीक है, तो फाइनली फिर इधर cos ip इज इक्वल टू साइन आर, तो cos ip इज इक्वल टू cos 90 माइनस आर लिख सकता हूँ। साइन आर को मैं cos 90 माइनस आर लिख सकता हूँ, दोनों पक्षों से cos cos हट जाएगा, तो ip इज इक्वल टू 90 माइनस आर, या फिर ip प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिजल्ट है। एग्जामिनर ऐसे बोल के पूछता है कि सिद्ध कीजिए बूस्टर कोण पर आपतन के लिए परावर्तित तथा अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इस चीज को प्रूफ कर रहा है कि जब भी आपतन कोण का मान इतना हो जाएगा जिसको बूस्टर कोण बोलोगे, तब आपका परावर्तित और अपवर्तित किरण एक दूसरे के ठीक कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक, तो इस चीज को ये मैथमेटिकली उस चीज को प्रूव करता है कि आईपी प्लस आर इज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री पे रहेंगे एक दूसरे के। तो वो जो मैथमेटिकल चीज को यहाँ तक आप प्रूव करके लेके आएंगे, जब भी बूस्टर का नियम आपसे पूछा जाए तो आपको इतना करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है और परावर्तन के द्वारा कैसे
पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवण हो रहा है, उस चीज को यहाँ पे समझाना है। एक चीज याद करके रखनी है कि म्यू इज इक्वल टू 10 IP होता है, और फिर उसकी सहायता से, स्नेल के नियम की सहायता से आप ये सिद्ध कर देंगे कि यदि आपतन कोण का मान बूस्टर एंगल है, बूस्टर एंगल के फॉर्म पे है, तो फिर उस स्थिति में हमारे लिए जो परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर में होते हैं, लंबवत होते हैं। ये आप चीज को, उस चीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स लिखने जैसा क्वेश्चन आता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ इसको मैं। बहुत डीप डिटेल स्टडी में नहीं जा रहे हैं, जो हमारे सिलेबस का टारगेट है, एग्जाम का टारगेट है, उसी को बताना है। तो अगर आपसे एक तो नाम से पूछ सकते हैं बूस्टर का नियम क्या है समझाइए, या तो इसी को ऐसे बोल देगा कि परावर्तन द्वारा पोलराइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो भी इसी को लिख के आना है। बूस्टर के नियम को लिखिए समझाइए बोलेगा, तो भी इतने को लिख के आना है, जो 2 पेज में जितना मटेरियल आपके लिए डिलीवर किया गया है उस चीज को। तो दोनों के लिए ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन का ठीक ठाक आइडियल आंसर इतना लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेगा। इस डायग्राम, इतना थ्योरी और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तक के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट, ये सिलेबस में जो जो चीज है उसी को टारगेट कर रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा अपन को नहीं करना है भाई ना, अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट वेराइटी हम लोग चलते हैं अपवर्तन के द्वारा ध्रुवण, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अभी जो इससे पहले देखे आप, वो रिफ्लेक्शन था, परावर्तन था। अब अपवर्तन के द्वारा भी क्या पोलराइजेशन होता है? हाँ होता है, उससे भी पोलराइजेशन होता है। तो कैसे उसको समझेंगे? डायग्राम में अब हम लोग पूरा एक ग्लास स्लैब ले लिए हैं, ग्लास स्लैब ले लिए हैं, तो हमारे पास 2 ठो बॉर्डर है, ग्लास का ऊपरी सिरा भी है और ग्लास के सतह का निचला सिरा, सरफेस भी है, ये वाला भी है। तो कैसे होगा? अपवर्तन द्वारा जो ध्रुवण होता है उसमें क्या होगा, जैसे सामान्य भाषा में, एकदम सामान्य, दिमाग बिल्कुल जोर ना देते हुए अगर मैं बोलूं कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक, मतलब इसमें ये डॉट भी है जो कि इंटेंसिटी को प्रदर्शित कर रहा है, और ये येलो रंग का एरो भी है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब जब ये इस सतह से टकराया तो इसका एक भाग इंटेंसिटी का इस दिशा में रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया, उसका अगला भाग थोड़ा सा झुकते हुए अपवर्तित होके आगे ट्रेवल करेगा कांच के गुटके के अंदर, और अंदर की ओर ट्रेवल करते हुए इस भाग से टकराकर फिर इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो फिर से कुछ मात्रा ऑफ इंटेंसिटी इधर ले जाएगा, तो आउटपुट फिर इस इंटेंसिटी वाले लाइट का क्या होगा, फिर इस तरह से दूर हटते हुए, क्योंकि अब सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, यहाँ विरल से सघन माध्यम में आ रहा था, डेंसर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया, डेंसर मीडियम से फिर रेयर मीडियम में गया। तो ऐसा होता है ना, अभिलंब से दूर हटना और अभिलंब की ओर झुकना, तो ये हल्का झुका यहाँ पर, फिर ये दूर हटा। तो भाई ये जो इंसिडेंट लाइट वेव था उसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी में बहुत फर्क रहेगा, इसका तेज, इसका इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 भागों को आपने ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया है ऊपर की ओर, वो दूसरे तरफ चले गए हैं, तो लाइट वेव जितनी इंटेंसिटी, जितना तेज अपने साथ लेके आ रहा था उसमें कमी आ गई है। तो अपवर्तन के थ्रू भी पोलराइजेशन हो रहा है, लाइट वेव के इंटेंसिटी में कमी आ रही है। तो ये डायग्राम उस चीज को आपको एक्सप्लेन करेगा। तो जब भी आपके लिए अपवर्तन के द्वारा आप ध्रुवण समझाएं तो इस डायग्राम को बनाना है आपको, बड़ा इजी सा। देखिए समझते हैं, जब कोई साधारण प्रकाश किसी कांच के आयताकार समतल गुटके के ऊपरी सतह पर कौन से एंगल पर आपतन होना चाहिए? बूस्टर एंगल पर, ठीक है, आपतित होता है, तो जो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, कंप्लीटली वो इस पैरेलल लाइन में पोलराइज्ड हो जाता है, जबकि जो अपवर्तित प्रकाश है केवल आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, मतलब यहां के बाद जो लाइट वेव इधर अंदर गया वो कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं है, उसमें अभी भी इंटेंसिटी का कुछ हिस्सा है, इसलिए जब वो दूसरे सिरे से टकराता है तो फिर और एक बार पोलराइज्ड होता है। तो जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, वो एकदम, उसमें इंटेंसिटी बिल्कुल कम है, लेकिन जो रिफ्रैक्ट होके अपवर्तित होकर आगे बढ़ते जा रहा है उसमें इंटेंसिटी होती है, जिसका कंपन आपतन तल तथा आपतन तल के अभिलंबवत दोनों में होता है। मतलब जो लाइट वेव यहां घुसा, यहां पर इस पॉइंट से यहां, वो आपतन तल के लंबवत भी है और आपतन तल में भी है। आपतन तल में मतलब जो इंसिडेंट रे आ रहा है उसकी दिशा में भी है, और इंसिडेंट रे के पैरेलल भी, परपेंडिकुलर भी है, ये है ना। यहां से जैसे ही लाइट वेव निकला तो यहाँ पे टकराने के बाद चूंकि उसमें उसका परपेंडिकुलर पोर्शन भी था, इसलिए वो इस तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि इस तरफ जो लाइट वेव जाता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का होता है, इसलिए वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाता। तो चूंकि ये दोनों को अपने आप में रखा था, इसलिए
वो आगे की ओर इंटेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया। और वही चीज बोल रहे हैं कि जब ये इस सतह से टकराता है तो जो लाइट वेव का पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, वो समतल ध्रुवित है। पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। मतलब जब उसकी इंटेंसिटी को बिल्कुल नलीफाई आप कर देते हो तो पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो इस तरफ जो जा रहा है वो तो समतल ध्रुवित है, लेकिन जो इधर जा रहा है, अपवर्तित होकर जा रहा है, वो नहीं है भाई ना। वही उसने कहा, मतलब जो अपवर्तित होके जाता है उसका वाइब्रेशन आपतन के तल में भी होता है और आपतन तल के अभिलंबवत में भी होता है। ठीक, तो फिर यदि अपवर्तन कोण आर हो तो गुटके के निचले पृष्ठ पर आपतन कोण आर होगा। मतलब यदि अपवर्तन कोण आर है तो इस पृष्ठ से भाई यहाँ आई बनेगा, ये आईपी है, ये वाला, ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर बनता है कांतर कोण से, आपको पता है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए आर ही तो आपतन कोण है, यही तो इंसिडेंट एंगल है। दूसरे पृष्ठ के लिए यही इंसिडेंट एंगल है जिसका वैल्यू 10 के माध्यम से निकाला जाता है, 10 आर से निरूपित किया जाता है, क्योंकि 10 ही लंब और आधार के अनुपात के आधार पर इस चीज को बताता है कि आपके पास जो भी चीज है, देखो जी वास्तव में आपके पास क्या चीज है, ये नॉर्मल लाइन जो कि लंब है और ये ग्लास का सॉलिड बेस जो कि आधार है। तो कर्ण नहीं है यहाँ पर, कर्ण कुछ भी नहीं है, कर्ण मतलब जो प्रकाश की किरण वो चेंज हो रही है। तो दो चीजें आपके पास हैं, एक आधार सॉलिड बेस, चाहे इस सतह को लीजिए चाहे इस सतह को लीजिए, और जो नॉर्मल लाइन आप इमेजिन किए हैं वो अभिलंब। तो लंब और आधार, और लंब और आधार का अनुपात कौन बताता है, 10 बताता है। सो 10 आर इज फॉर इंसिडेंट एंगल फॉर सेकंड सरफेस, यहाँ के लिए आर ही आपका क्या है, इंसिडेंट एंगल है। तो 10 आर इज इक्वल टू दिस मच। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं 10 आर इज इक्वल टू साइन आर बटे कॉस आर, और साइन आर और कॉस आर को भी मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस आर। और चूंकि मैं जानता हूं कि जो आईपी प्लस आर होता है बूस्टर के नियम से वो 90 अंश होता है, आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90 अंश होता है, मतलब 90 माइनस आर करूंगा तो मैं आईपी लिख सकता हूं, मतलब साइन आर बटे साइन आईपी। ये देखिए साइन आर बटे साइन आईपी, मतलब जी म्यू ए लिखेंगे इसको, ग्लास म्यू ए, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास रिवर्स हो गया, ग्लास की उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर वो वैल्यू आपको मिली जब इस चीज को लेके अपन चलते हैं। तो वो ये बताता है कि कैसे लाइट वेव जो है इंटेंसिटी को लूज करते चला जाता है। तो ये ना जो हमारा सन प्रोटेक्टिव चश्मे जो बनते हैं वो इसी कंसेप्ट से बनते हैं। उसमें पतले पतले कांच के बहुत सारे लेयर को चिपटा के इस तरह से रख दिया जाता है जिससे आउटपुट लाइट वेव जो कि दोनों टाइप के इंटेंसिटी को रखता है, जिसका वाइब्रेशन करने का जो डायरेक्शन है वो आपतन की दिशा में भी होता है और आपतन की दिशा के लंबवत भी होता है, उसको कम करते चले जाते हैं। ठीक, अगले स्लाइड में आपको इस चीज को समझा रहा हूं मैं। ठीक, इस प्रकार प्लेट के निचली सतह से परावर्तित प्रकाश तो पूर्णतः समतल ध्रुवित है, जबकि एयर की ओर जो अपवर्तित प्रकाश है वो आंशिक रूप से ध्रुवित है, पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। इस निचले सतह से जो इधर गया वो तो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, लेकिन जो इस तरफ गया वो पूर्ण रूप से पोलराइज्ड नहीं है, आंशिक रूप से पोलराइज्ड है। ठीक, तो फिर अब हम लोग जितना ज्यादा कांच का प्लेट रखेंगे उतना ज्यादा हमारा पोलराइजेशन होगा। मतलब वायु क्षेत्र में अपवर्तित प्रकाश को पूर्णतः ध्रुवित करने के लिए, कंप्लीटली पोलराइज्ड करने के लिए प्लेटों की संख्या अधिक रखते हैं। प्लेटों की संख्या जितनी अधिक रहेगी निर्गत किरण उतनी ही अधिक समतल ध्रुवित होती चली जाएगी। ठीक, जैसे ये चश्मे का एक उदाहरण है, बहुत सारे लेयर से मिलकर बनता है, या फिर बहुत सारे कांच के लेयर जो होते हैं। ठीक, इसका और अच्छा एग्जांपल है जी एरोप्लेन। अगर आप लोग प्लेन में कभी सफर किए होंगे या ट्रेन में भी सफर किए होंगे, ट्रेन में एसी का जो बोगी होता है उसका जो शीशा होता है वो दो ठो कांच से बना होता है, बीच में गैप होता है। ठीक, सेम एरोप्लेन के लिए भी यही होता है, उसके दो खिड़की के कांच जो होते हैं दो कांच से बने होते हैं, गैप से होते हैं। तो जो लाइट की चमक आती है बाहर से उसके इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा कम कर देता है वो। वैसे ट्रेन के साथ भी होता है, ट्रेन में भी आप इस चीज को कभी देखेंगे, ग्लास वाले एसी वाले बोगी पे आप जाएंगे तो उसकी जो विंडो होते हैं वो दो कांच के लेयर से बने हैं, तो उससे जो बाहर की चमक वाली लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी बहुत दो बार रिफ्लेक्ट होकर कम हो जाती है, तो हमको चुभता कम है। ठीक, लाइट वगैरह जो है आप आसानी से देख सकते। तो देखिए अगर लाइट वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, इस सरफेस से एक पार्ट समतल ध्रुवित हो गया, आधा पार्ट नहीं था समतल ध्रुवित, फिर यहाँ गया, इस पार्ट से फिर वो समतल ध्रुवित हो गया, फिर ये वाले पार्ट से गया, फिर यहाँ से समतल ध्रुवित। तो ऐसा करते करते उस लाइट वेव की इंटेंसिटी, बहुत सारी जो इंटेंसिटी है वो इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है,
जिसको हम लोग बोलेंगे पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश, जिसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं, क्योंकि लंबवत वाले प्रकाश को ही पोलराइजर आगे नहीं जाने देता, हम उसको आगे नहीं जाने देते, और जो उस दिशा में है वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कांच के बहुत सारे जो प्लेट लगाते हैं या सिंगल प्लेट भी है, तो ऊपरी सतह को हम लोग बोलते हैं ध्रुवक, पोलराइजर, याद रखेंगे। अगर सिंगल प्लेट है, जैसे इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में ये जो ऊपरी सतह है, इस वाले सतह का नाम होता है ध्रुवक, पोलराइजर, क्योंकि ये इनिशिएट करता है पोलराइज्ड करना। और ये वाला जो निचला सतह होता है, इसको बोलते हैं एनालाइजर, विश्लेषक। ये आने वाले लाइट वेव की विश्लेषण करता है कि क्या उसका रेंज है, कितना हैवी, इसलिए उसको बोलते हैं विश्लेषक या एनालाइजर। तो नाम याद रखिएगा। और अगर बहुत सारे कांच के प्लेटें हैं तो पहला वाला ध्रुवक कहलाएगा और फिर लास्ट वाला एनालाइजर कहलाएगा, जिसको विश्लेषक बोलेंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से रिमाइंड रखिएगा, आगे आने वाले क्लासेस में निकोल प्रिज्म वगैरह पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का काम करेगा। तो अब जब बहुत सारे कांच की प्लेटें हम लोग लगा देते हैं ना, तो जो आउटपुट में हमको रिजल्ट मिलता है वो फिर लगभग ध्रुवित प्रकाश रहता है, जिसके कंपन जो है आपतन तल के समांतर है। समांतर है तभी तो आगे बढ़ रहा था, लंबवत होता तो नहीं बढ़ता, है ना। तो फिर ये इंटेंसिटी को बहुत 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 कम कर देता है। तो ये एक उदाहरण है आपका अपवर्तन द्वारा ध्रुवण का। अब मैथमेटिकली यहां से कुछ लाइट वेव चला, मतलब 100 चला, मान लो नंबर के फॉर्म में, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, सब जगह से ये रिफ्लेक्ट होते होते आउटपुट में मतलब सिर्फ मेरे को 40 या 30 इंटेंसिटी मिला। 100 में इनपुट दिया, 40 मेरे को आउटपुट में मिला, मतलब 60% क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया या फिर रिफ्लेक्ट हो गया। तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, कैसे होगी, किस चीज पर डिपेंड करेगी, उस चीज को समझाने का काम किसने किया, मेलस ने किया, जिसको हम लोग बोलते हैं मेलस का लॉ। ठीक, इससे पहले आप लोग क्या पढ़े हैं जी, बूस्टर का लॉ पढ़े हैं। तो बूस्टर का लॉ तो रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड था। मेलस का लॉ ये बताता है कि जब कोई समतल ध्रुवित प्रकाश किसी एनालाइजर से गुजरेगा और आउटपुट में जब बाहर जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी में क्या फर्क रहेगा, कितना वो चेंज दिखाएगा, या आउटपुट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक मैथमेटिकल लॉ इसने दिया, उसको बोलते हैं मेलस का नियम। बहुत इजी है, बहुत कोई टफ नहीं है, सिंपल, कोई बहुत मैथमेटिकल एरिया नहीं है। लिख के जरूर आना है आपको, छोटा छोटा एक्सप्रेशन है, अगर आप कॉमन सेंस लगा के रखेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं मेलस का लॉ क्या बोलता है। इस नियम अनुसार जब समतल ध्रुवित प्रकाश, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो एक एनालाइजर पर आता है, एनालाइजर मतलब लास्ट वाला प्लेट या फिर सिंगल प्लेट का निचला सरफेस पर आता है, तब निर्गत होने वाले प्रकाश की जो तीव्रता है, मतलब इंटेंसिटी है, वो पोलराइजर, मतलब या तो ऊपरी सरफेस या पहला वाला कांच का प्लेट, मतलब पोलराइजर तथा एनालाइजर के बीच के संचरण तलों, उन दोनों के बीच में जो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है, सबसे पहला प्लेट पोलराइजर या ध्रुवक और एनालाइजर के बीच में जो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है, उसके बीच जो कोण बनेगा उस पर निर्भर करता है। क्या बोला मेलस ने कि भाई कोई समतल ध्रुवित प्रकाश जब एनालाइजर पर आपतित होता है तो उससे जो बाहर निकलेगा, मैं डायग्राम के थ्रू उसको समझते हैं। यहां देखिए, जब कोई समतल ध्रुवित प्रकाश यहां से आते आते एनालाइजर पर टकराता है, मतलब लास्ट वाला पॉइंट को एनालाइजर पॉइंट बोलेंगे ना, अगर सिंगल प्लेट है तो निचली सतह, तो यहां से जो निर्गत हो रहा है किरण या प्रकाश का जो भाग, उसकी इंटेंसिटी जो है दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक पोलराइजर के थ्रू जो प्लेन तल बन रहे हैं वो, और एक एनालाइजर के थ्रू जितने प्लेन हैं जिनके बीच में ये लाइट वेव संचरित हुआ है, उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा। और उसको मैथमेटिकली मेलस ने आई थीटा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्रेजेंट किया था। ठीक, ये वो फॉर्मूला था, आई थीटा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहां आई थीटा निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, जो आउटपुट में निकलेगा, पार होके उस पर जाएगा, उसका आई नॉट जो समतल ध्रुवित प्रकाश शुरू में लेके आ रहा था उसकी तीव्रता है। मतलब ये आई थीटा जो है, आई नॉट जो शुरू में तीव्रता आ रही थी उसका कॉस थीटा गुना होगा, इतना गुना, मतलब कम होगा नंबर के फॉर्म में। कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच में प्राप्त होगा, है ना। और थीटा जो है संचरण तलों के बीच का कोण है। अभी इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, बहुत इजी प्रूफ है, बहुत इजी प्रूफ। प्रूफ देखने से ये फॉर्मूला आपको एक झटके में याद हो जाएगा कि मेलस का लॉ क्या है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछा जाए या छोटा छोटा न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाए, आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक, तो भाई मेलस के लॉ के लिए इतना आपको लिखना है, ये फॉर्मूला बताना है, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को बताना है,
मतलब मेलस का लॉ क्या बोलता है, कई बार इस तरह से भी लिखते हैं कि जो एनालाइजर से ट्रांसमिटेड लाइट है, विश्लेषक से पारगमित प्रकाश है की जो तीव्रता है वो पोलराइजर और एनालाइजर के ट्रांसमिशन प्लेन के बीच के एंगल के कॉस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंग्लिश वालों के लिए इस तरह से आपको सारे स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। मेलस के नियम अनुसार विश्लेषक से पारगमित प्रकाश की तीव्रता जो है ध्रुवक और विश्लेषक के बीच के जो ट्रांसमिशन तल संचरण तल हैं उनके बीच के कोण के कोज्य वर्ग मतलब कॉस के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये तो परिभाषा हो गया मेलस के लॉ का, इतना आप लिखेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत इजी प्रूफ है, ठीक है। इसका प्रूफ कैसे दिखाएंगे आप एक्सप्लेन करके, क्योंकि 5 नंबर में आएगा भाई तो पूरा इतना तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो समझ लीजिए, डायग्राम को पहले देखिए। ये जो एरो डायरेक्शन दिया है ना, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन है, समतल ध्रुवित प्रकाश के जाने का दिशा है, ठीक। ध्रुवक का संचरण तल, और एक मान लो ये वाला जो तल है ट्रांसमिशन लाइन, ये वाला जो ऐसे जा रहा है वो मेरे पोलराइजर का प्लेन है, और इस तरह से जो इस तरह से प्लेन है, यहाँ पर जो प्लेन बना हुआ है वो आपके एनालाइजर का प्लेन है, एनालाइजर का प्लेन है। तो एनालाइजर का प्लेन इस तरह और इस तरह से दो भागों में बटा है। पोलराइजर का प्लेन तो उसी दिशा में है जिस दिशा में लाइट वेव जा रहा है, ऐसे जिस दिशा में लाइट वेव जा रहा है उसी दिशा में पोलराइजर का प्लेन है। उसके ठीक लंबवत दिशा में परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ से ऐसे खींचू नीचे बेस पे, तो मेरे को एनालाइजर का प्लेन मिलेगा। तो एनालाइजर का प्लेन अगर इस पॉइंट से ओरिजिन हो रही है लाइट वेव की और थीटा एंगल पे वो इस तरह से जा रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, मतलब लाइट वेव का एम्पलीट्यूड यदि ए है, तो जो एनालाइजर की ओर जो पार्ट जाएगा वो दो भागों में बटेगा। एक क्षैतिज घटक ए कॉस थीटा, जिसका दिशा उसी दिशा में है जिस तरफ आपके पोलराइजर का डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन पोलराइजर का डायरेक्शन है, ठीक। और एक भाग उसका लंबवत घटक कहलाएगा जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, किसका, एनालाइजर का पार्ट, ठीक है। ये वाला तल हमारा ध्रुवक ध्रुवक का तल या पोलराइजर का तल था जो ट्रांसमिशन की ओर ही है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर एनालाइजर का तल था जो कि दो भागों में बटेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखिए, माना ओपी दिशा में पोलराइजर से निर्गत प्रकाश का आयाम ए है, समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन आयाम के दो घटक ओए तल के समांतर ए कॉस थीटा और ओबी तल के लंबवत ओबी ए साइन थीटा में बढ़ जाएगा। एनालाइजर जो है केवल उन्हीं कंपनों को पारगमित करेगा जो उसके संचरण तल के समांतर होते हैं। कॉमन सेंस है ना इतना, कि भाई पोलराइजर पोलराइजर से वही चीज जाएगा जो कि उसके समांतर है, ठीक खड़ा लंबवत रहेगा वो उसको रोक देगा। तो भाई ये वही बोल रहा है कि जो एनालाइजर है, ये जो लास्ट वाली प्लेट है या जो अंतिम तल है, वो केवल उन कंपनों को ट्रांसमिट करेगा जो उसके संचरण तल के समांतर होते हैं। अर्थात किसको ट्रांसमिट करेगा, सिर्फ एक कॉस थीटा को ट्रांसमिट करेगा। पोलराइज्ड होने वाले लाइट के कौन से पार्ट को ट्रांसमिट करेगा, केवल एक कॉस थीटा को ट्रांसमिट करेगा। जैसे ये लाइट इधर जा रही है तो उसके दो कंपोनेंट जी, एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला, और लंबवत वाले घटक को रोक देगा एनालाइजर, क्योंकि उससे डायरेक्शन उसका कैसा है, परपेंडिकुलर है। विश्लेषक से निर्गत होगा किंतु ए साइन थीटा नहीं होगा। इस प्रकार जो निर्गत किरण है, आउटपुट ट्रांसमिशन लाइट है, उसका आयाम क्या होगा जी, ए कॉस थीटा के तुल्य होगा। और यदि आयाम मुझे पता है तो तीव्रता मैं लिख सकता हूं, आयाम का वर्ग तीव्रता के बराबर होता है। तो आई थीटा इज इक्वल टू आयाम का वर्ग आई थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का वर्ग, मतलब आई थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर जो है शुरू में चलने वाली प्रकाश किरण का आयाम है, ये आपने माना है। तो शुरू में चलने वाली प्रकाश किरण के आयाम का वर्ग उसके इनिशियल इंटेंसिटी के बराबर होगा, जिसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग। तो आई थीटा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब यदि एनालाइजर का दिशा भी पोलराइजर की दिशा में पूरी रूप से समांतर हो, समांतर का दिशा थीटा बराबर 0 मतलब समांतर का कंडीशन, तब जाके मैक्सिमम तीव्रता आपको मिलेगी। और जैसे जैसे चेंज करेंगे 90 डिग्री पे अगर cos 90 ले लेंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, कोई भी आपको जो इंटेंसिटी है वो नहीं प्राप्त होगी। इसलिए धूप के चश्मे जो आप लोग देखेंगे, आप लोगों के पास सनग्लासेस तो होंगे, वो कर्व्ड होते हैं, कर्व होते हैं, कर्व वाले होते हैं। और जो रीडिंग लेंस होते हैं चश्मे, रीडिंग लेंस चश्मे कई लोगों का एकदम फ्लैट होता है, क्योंकि उससे सिर्फ हमको देखना है, पढ़ना है। लेकिन जो धूप के चश्मे होते हैं वो कर्व होते हैं, मतलब वो कर्व वाइज होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एंगल उसमें बना हुआ है। तो जितने ज्यादा एंगल पे, एक सर्टेन एंगल पे रहेगा, जितना ज्यादा उतनी मात्रा का लाइट वेव वो रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ चश्मे रात को भी दिखाई देते हैं, ब्लैक चश्मे, और दिन में भी आपको डे नाइट दोनों आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके लेयर्स को
इस तरह से सेट किया गया है कि लाइट वेव की इंटेंसिटी वो उस तरह से अपने आप में होके गुजार सकते हैं। तो रात में भी ब्लैक चश्मा पहन के अगर घूम रहे हैं तो वो चश्मा कुछ अलग तरीके से बना हुआ है। डिफेंस के लोग, स्पेशल फोर्सेस के लोग अगर रात के अंधेरे में भी ब्लैक चश्मा पहने हैं, मतलब उनको सब दिख रहा है, क्योंकि उस कांच के लेयर्स के बीच का एंगल सेटअप इस तरह से किया गया है कि वो जिस तरह से पोलराइज करके हम लोग इंटेंसिटी घटा सकते हैं ना, वैसे ही हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो कम लाइट में भी वो काला चश्मा देख पहन के भी ज्यादा देख लेगा, आपको उसको क्लियर विजन क्लियर मिलेगा। तो वो स्पेशल चीजें होती हैं, वहां पे इस चीजों को यूज करते हैं। साइंस उसके पीछे का ये है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी डिपेंड करेगी इस एंगल पे। तो किस तरह से प्लेटों को रख के प्रेस करके झुका के वो एंगल वेंगल पे बना के बनाते हैं, वो इस पे डिपेंड करते हैं। यही मेलस का लॉ है। इसको क्या बोलते हैं जी? मेलस का लॉ। और जो कि डिपेंड करता है, क्या बताता है, आपके रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। तो भाई एक हम लोगों ने जाना रिफ्रैक्शन के थ्रू पोलराइजेशन कैसे होता है, जो कि यहाँ से शुरू था। आपको ये समझाना रहेगा। यहाँ ये डायग्राम बना के इस चीज को, ये वाला डायग्राम बना के थोड़ा सा, यदि हमको इंटेंसिटी जितनी कम करनी, अधिक समतल ध्रुवित करनी, तो ये वाली। और अगर आप दो प्लेट भी बना लीजिएगा, दो ठो करके भी पर्याप्त रूप से बन जाएगा। हम आइडियली इसको समझाए हैं। ये नहीं कि एग्जाम में आप डायग्राम बनाते ही बैठे हैं, आपने पूरा टाइम उसमें लॉस कर दिया है ना। फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे, बहुत पेंसिल वेंसिल अब आप छोड़िए, कॉलेज में है, सिर्फ पेन स्केल, सिर्फ दो चीजें। आप एक दो कलर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हल्के कलर, एकदम चटक कलर आप यूज ना करें, तो उससे बचें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। देन मेलस का लॉ क्या बोलता है, ये हम लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है अभी। उसके एक्सप्रेशन को प्रूफ करके यहाँ पे निकालेंगे। सिंपल है। अगर कोई पोलराइज लाइट इस तरह से जा रही है तो उसके दो घटक होंगे, एक हॉरिजॉन्टल घटक होगा, एक वर्टिकल घटक होगा। और चूंकि जो एनालाइजर होगा या फिर जो विश्लेषक होगा, वो सिर्फ पैरेलल डायरेक्शन के लाइट वेव को आगे जाने देगा, परपेंडिकुलर के डायरेक्शन को काट देगा, तो फिर उससे आप इंटेंसिटी करके उसके इक्वेशन को निकाल देंगे। ठीक। तो यहां तक आपने मेलस के लॉ को अच्छे से समझा है ना। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट के और अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सब थ्योरी थ्योरी जैसा चल रहा है जी, है ना। बहुत ज्यादा डायग्राम और मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, लेंदी भी लगता होगा, लेकिन ये यूनिट ऐसा ही है और मार्क्स भी लेके आना है, इसलिए सब करना पड़ेगा। बहुत सारे थ्योरीज को मैंने पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश की है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। आप दो बार तीन बार पढ़ेंगे तो आप भी आसानी से बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है इसमें ना। चलिए अब हम लोग आते हैं डबल रिफ्रैक्शन पे, डुअल रिफ्रैक्शन या फिर द्वि अपवर्तन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इससे एग्जामिनर पूछता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के आप लोग बच्चे हैं, तो किसी यूनिवर्सिटी में क्या पूछा तो डिपेंड करता है, बोल नहीं सकते। तो फिर है बहुत कॉन्सेप्ट इजी ना। कब? जब आप विजुअलाइज कर सकते हो। अगर आपने पोलराइजेशन को अभी तक विजुअलाइज नहीं किया है तो लेंदी तो लगना है, बोर तो लगेगा आपको। बट अगर आपने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखा है, अगर आपके पास सन ग्लास भी है आपके पास, उसको देख के ही आप पूरा पोलराइजेशन का कंसेप्ट आप समझ जाएंगे। बूस्टर का नियम क्या है, मेलस का नियम क्या है, डबल रिफ्लेक्शन क्या है, सब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, है ना। चलिए, डबल रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, द्विअपवर्तन क्या कहता है, उसको समझिए। ये एक स्पेशल टाइप का एक्टिविटी फेनोमेना है। कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, बस उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, कैसे? जब नॉर्मल लाइट को हम लोग कैल्साइट क्रिस्टल पर आरोपित करते हैं, कौन सा क्रिस्टल? कैल्साइट। जब वो आपतित होता है तो एक किरण ना क्रिस्टल में दो ठो अपवर्तित किरण बनाता है। जैसे नॉर्मल कांच का गुटका से जो लाइट वेव जाएगी वो सिर्फ एक अपवर्तित किरण बनाएगा, अभिलंब से झुकती हुई जाके निर्गत हो जाएगी। लेकिन कैल्साइट का क्रिस्टल ऐसा है कि जो नॉर्मल लाइट उसमें आता है वो दो भाग में बढ़ जाता है, दो ठो अपवर्तित किरण बनाता है। ठीक, इस घटना को ही हम लोग क्या बोलेंगे? द्विअपवर्तन बोलेंगे। दो ठो अपवर्तित किरण बना रहे हैं, इसलिए द्विअपवर्तन है। ठीक है। अब इसी को आपको पॉइंट वाइज लिखना है, किताबों में ये थ्योरी वाइज लिखा रहेगा, तो थ्योरी में मत लिखना, एग्जाम में आंसर भी थ्योरी में मत लिखना, पॉइंट में लिखना। अब ये डायग्राम बनाना है आपको, बहुत सिंपल डायग्राम है। ये अध्रुवित प्रकाश है स्टूडेंट। जब डॉट और लाइन दोनों एक साथ रहते हैं ना, तो उसको अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। और जब ये डॉट और ये लाइन अलग अलग हो जाते हैं तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि वो पोलराइज्ड हो गया। कंप्लीट पोलराइज्ड होना, समतल पोलराइज्ड होना अलग चीज है। ठीक है। तो फिर ये लाइट वेव समतल ध्रुवित प्रकाश जब कैल्साइट के क्रिस्टल से टकराती है तो दो अपवर्तित किरणें बनाती हैं, एक ये वाला दिशा में जा रहा है और एक ये वाला दिशा में जा रहा है। तो डायग्राम तो बड़ा इजी है, आराम से बना लोगे आप। अब आगे क्या चीज है उसको समझिए। जो दो किरणें बनती हैं उसमें से एक किरण जो है अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, मतलब स्नेल का नियम का पालन करेगा,
आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या में अनुपात होगा, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोलोगे, इसका पालन करेगा। तो जो अपवर्तन के नियमों का पालन करता है उसको बोलते हैं साधारण किरण, ऑर्डिनरी रे, और उसको डिनोट किससे करते हैं? ओ रे से। ओ रे डायग्राम में आपको दिख रहा है, मतलब ये वाला जो इस तरह से झुक के गया वो क्या है? ऑर्डिनरी रे है। दूसरा अपवर्तित किरण जो है सामान्यतः जो अपवर्तन के नियम फिजिक्स के बने हैं उसका पालन नहीं करता, उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलते हैं, फिर असाधारण किरण बोलते हैं, इसलिए उसका नोटेशन ई रे कहा जाता है, ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो ई से हो गया। ठीक, थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको याद होते जा रहा है, ऐसे ही लिख के भी आना है। और 90% स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, आप विश्वास करिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बस इतना ही लिख के आएंगे ना, आपको मार्क्स मिलेगा। बहुत सारे बच्चे इतनी चीजों को भी नहीं पढ़ते हैं, उनको या तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है या फिर वो छोड़ के आ जाते हैं और उनके मार्क्स कम आते हैं। ये दोनों किरणें परस्पर लंबवत तलों में समतल ध्रुवित होती हैं। दोनों किरणें जो हैं परस्पर लंबवत तलों में एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत तलों पे ध्रुवित होती हैं, पोलराइज्ड होती हैं। साधारण किरण जो ओ रे है में कंपन आपतन तल के अभिलंबवत होता है, मतलब साधारण किरण ओ रे में कंपन आपतन तल के अभिलंबवत होता है, मतलब ये जो आपतित किरण आ रही थी उसके अभिलंबवत रहेगा ऑर्डिनरी रे, इसलिए वो कोई इंटेंसिटी पास नहीं करेगा। देखो ये डॉट डॉट बना है, डॉट डॉट का मतलब होता है पोलराइज्ड होकर इंटेंसिटी को सौंप लेना। जबकि जो असाधारण किरण होगा, वो जो ई रे होता है, उसका कंपन आपतन तल के समांतर होता है। जो आपतन तल आ रहा है, इसलिए ये वाली लाइनें इसमें बनी है, मतलब वो पैरेलल डायरेक्शन में होती है। तो इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दो भाग में बटा, एक को ऑर्डिनरी, एक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जो होता है वो लंबवत डायरेक्शन में मिलता है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो हमको पैरेलल डायरेक्शन में मिलता है। इससे पहले के टॉपिक में क्या हो रहा था? क्रिस्टल के बाहर मिल रहा था, एक वायु तरफ मिल रहा था, एक क्रिस्टल के अंदर मिल रहा था। यहाँ पे ये दोनों घटना क्रिस्टल के अंदर ही मिल रहा है, स्पेशल क्रिस्टल के नाम से, इसलिए कैल्साइट का इसमें यूज हो रहा है। और आगे इसमें क्या है, इसके बारे में क्या लिखेंगे आप जब पेपर में आएगा तो, कि भाई जो साधारण किरण है, हाँ ये पढ़ लिए हम लोग, ये समांतर होता है। जो साधारण किरण ओ रे है के लिए क्रिस्टल का अपवर्तनांक सभी दिशा में एक समान होता है। अपवर्तनांक मतलब इसका म्यू, क्रिस्टल का म्यू, जो कैल्साइट क्रिस्टल का म्यू रहेगा उसका मान ऑर्डिनरी रे के लिए सब तरफ एक समान रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए विभिन्न विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। अब सीधा सीधा रिलेशन ये है कि अपवर्तनांक का मान यदि हम लोग बदलेंगे तो आने वाले लाइट वेव की स्पीड भी चेंज होती है। मतलब ऑर्डिनरी रे का जो स्पीड है सब तरफ एक जैसा रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रे का स्पीड क्रिस्टल के अंदर में कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, क्योंकि उसके लिए क्रिस्टल के पदार्थ का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। आई होप आपने वो पॉइंट गेट कर लिया होगा जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम आपको समझाना चाह रहे हैं ना, कि साधारण किरण ओ रे के लिए क्रिस्टल का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में एक समान होता है, मतलब स्पीड भी सेम रहेगी लाइट वेव की, जबकि ई रे के लिए क्रिस्टल का अपवर्तनांक विभिन्न विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। तो ये सारे पॉइंट इतना लिखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आपको आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक, तो इतने बारे आप डबल रिफ्लेक्शन के बारे में इतना लिखेंगे। आपके सिलेबस में अब ये लिखा है कि डबल रिफ्लेक्शन को हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेन के तरंग सिद्धांत या वेवलेट थ्योरी के अकॉर्डिंग आप डबल रिफ्रैक्शन को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। सर कैसे आएगा कि डबल रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं, रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, द्वि अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। प्योर थ्योरी क्वेश्चन, 5 to 8 मार्क्स। तो द्वि अपवर्तन को समझाइए, ये जो पेज में मैंने लिखा है, इस स्लाइड में जो चीज लिखा है वो द्वि अपवर्तन को आपने इस डायग्राम और इतने बिंदुओं से समझा दिया। ये हो गया क्लियर। अब हाइगेन के तरंग सिद्धांत से कैसे इस चीज की व्याख्या करेंगे उसको हम लिखेंगे इसके आंसर के दूसरे पार्ट में। तो द्वि अपवर्तन की हाइगेन के सिद्धांत द्वारा व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस थ्योरी। तो हाइगेन का सिद्धांत जब भी आता है तो हाइगेन हमेशा वो द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में ही बोलता है। हाइगेन हमेशा एक बात को हमेशा जान लो कि बोलता है कि जहां लाइट वेव टकराया वहां से सेकेंडरी वेवलेट निकलना शुरू हो गया, द्वितीयक तरंगिकाएं बनने लग गया। ये लाइट वेव जहां भी किसी भी चीज से टकराता है तो वो टकराने वाली जगह स्वयं एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करती है,
हाइगन भाई साहब यही बोलते हैं हर बार, यही चीज है। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए और ओ रे के लिए। तो देखो उसने क्या कहा, कॉमन सेंस है सिर्फ। हाइगन ने अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर द्विअपवर्तन को निम्न प्रकार से समझाया। पहला पॉइंट, जब कोई प्रकाश की किरण जो तरंगाग्र, उसको जब हाइगन बोल दिया तो प्रकाश किरण को वो क्या बोलता है, अपने हिसाब से वेवलेट बोलता है, वेव फ्रंट बोलता है, सॉरी तरंगाग्र बोलता है, वेव फ्रंट बोलता है। जब एक द्विअपवर्तक क्रिस्टल जैसे कि कैल्साइड, जब वो द्विअपवर्तक क्रिस्टल से लाइट वेव टकराता है, वेव फ्रंट टकराता है, तो क्रिस्टल के अंदर के तल समतल के प्रत्येक बिंदु से दो तरंगिकाएं निकलती हैं। ये भाई साहब यही बोलते हैं कि सेकेंडरी वेवलेट बनने लगते हैं, और सेकेंडरी वेवलेट के ठो बनते हैं, दो ठो बनते हैं ना, याद रखिएगा के ठो बनते हैं, दो ठो सेकेंडरी वेवलेट बनने लगते हैं। एक को ऑर्डिनरी रे से रिलेटेड सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे, एक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे से रिलेटेड सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। ये दोनों ही तरंगिकाएं क्रिस्टल में आगे की ओर चलती हैं, ठीक है, कोई नया चीज नहीं है अभी यहाँ पे, जो पहले मैंने समझाया आपको वही चीज बताया हाइगन ने यहाँ भी, ये भी पॉइंट इजी बन जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, जो ऑर्डिनरी रे के संगत जो साधारण तरंगिकाएं होती है, जो ऑर्डिनरी रे से जो बनती है ना सेकेंडरी वेवलेट, उसको साधारण तरंगिकाएं बोलते हैं। वो क्रिस्टल के भीतर सभी दिशाओं में एक समान स्पीड से चलती हैं। मतलब इनसे बना हुआ जो तरंगाग्र होगा वो स्फेरिकल तरंगाग्र होता है। ये याद रखने की चीज है कि ऑर्डिनरी रे से बना हुआ तरंगाग्र का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल तरंगाग्र होता है। ये विवर्तन में हम लोग पढ़े हैं ना, इंटरफेरेंस वाले यूनिट में, और डिफ्रैक्शन वाले यूनिट में, ये तरंग सिद्धांत में गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, ये सब के बारे में वहां पे डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं ना। तो बेसिक आइडिया एक ये है, जैसे गोलीय तरंगाग्र कहने का मतलब टॉर्च का पुंज जैसे आगे की ओर बढ़ता है, वैसे ही है ना। तो ऑर्डिनरी रे से रिलेटेड कौन सा बनता है, स्फेरिकल बनता है। किंतु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के संगत जो असाधारण तरंगिकाएं हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, वो क्रिस्टल के भीतर विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न चाल से आगे बढ़ती हैं, और इससे जो बनने वाला वेव फ्रंट का जो परिक्रमण होगा वो दीर्घवृत्तीय होगा, या उससे बनने वाला जो शेप होगा, लाइट का शेप होगा, वो इलिप्सॉइड रेवोल्यूशन होता है, इलिप्स बनता है, सीधी सी बात ऐसा बोल सकते हैं। तो ओ रे से रिलेटेड स्फेरिकल शेप बनेगा, और ई से संबंधित क्या बनेगा, इलिप्टिकल शेप बनेगा। ये भी पॉइंट इजी बना लेंगे आप, ठीक। चलिए अगले पॉइंट क्या बोलता है हाइगन, उसको समझते हैं जी। तीसरा पॉइंट बोलता है कि प्रकाशिक अक्ष जो ऑप्टिकल एक्सिस के अनुदिश दोनों प्रकार के तरंगिकाओं की चाल एक समान होती है। ऑप्टिकल एक्सिस ही वो जगह है जहां पर दोनों प्रकार के तरंगिकाओं की एक समान जो चाल होती है, एक समान होती है। मतलब इस प्रकार, जहां पर गोलीय और दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र एक दूसरे को काटते हैं, कहां पे काटेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस पर, उन दो बिंदुओं पर क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्ष जो होते हैं वही होते हैं, और वहां पर उसकी चाल क्या होती है, एक समान होती है। मतलब गोलीय तरंगाग्र, ये अंदर वाला देखिए गोलीय तरंगाग्र है, और ये बाहर जो इलिप्टिकल शेप हमने बनाया है ये दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र है। तो गोलीय तरंगाग्र जो है वो ऑर्डिनरी रे से रिलेटेड है, इसलिए ओ से रिफ्लेक्ट किए हैं, और दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र जो है इलिप्टिकल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे से रिलेटेड है, इसलिए ई से डिनोट किए हैं। ऑप्टिकल एक्सिस किसको बोलते हैं जी, अब लेंस पढ़ते हैं तो आप ऑप्टिकल एक्सिस पढ़ते हैं ना, जो एक एक्सिस होता है उसका अक्ष, ठीक। तो ये होता है, तो कहां पे, यहाँ पे कट किया है, देखो यहाँ पर ही, जहां पर वो दोनों क्रॉस करते हैं वहीं पर उसकी चाल एक समान होगी, जहां जहां कट, और कट कहां पे करता है, कट पॉइंट सिर्फ ऑप्टिकल एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है, यहाँ भी कट पॉइंट ऑप्टिकल एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ये आपका सेम स्पीड वाला पोजीशन है। अब एक चीज जानिएगा, आगे 2 पॉइंट इजी इजी आपको लिखना है, डायग्राम भी बनाना है ना, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन इन 2 पॉइंट में है। एक अक्षीय ऋणात्मक क्रिस्टल किसको बोलेंगे, एक अक्षीय ऋणात्मक क्रिस्टल, एग्जांपल कैल्साइड है। ऐसा क्रिस्टल जिसमें ऑर्डिनरी वेव या रे का स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे से कम होता है, ये याद करने का तरीका है, ठीक। ऐसा मतलब सिचुएशन जिसमें ऑर्डिनरी रे का स्पीड आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव से कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं
गोला, उसमें जो गोला होता है वो दीर्घवृत्त के भीतर होता है, मतलब जो गोलीय तरंगाग्र होता है वो दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र के भीतर होता है। ये एग्जांपल, ये कैल्साइट क्रिस्टल का है। कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है इलिप्टिकल वेव फ्रंट के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी वेवलेट्स की स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेवलेट्स। ये पॉइंट आपने लिख दिया, इसको समझा दिया। जो एक अक्षीय धनात्मक क्रिस्टल होते हैं, धनात्मक क्रिस्टल किसको बोलेंगे? जिसमें आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव का स्पीड कम होता है ऑर्डिनरी वेव से। उस कंडीशन में आपका जो इलिप्टिकल वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट के भीतर होता है, मतलब दीर्घवृत्त गोले के अंदर होता है। ये देखिए, दीर्घवृत्त गोले के अंदर होता है, ऐसा, इस तरीके से। तो ये 2 पॉइंट आपने बना के लिख दिए। ऋणात्मक मतलब सीधा ऑर्डिनरी वेव का स्पीड जानिए, ऑर्डिनरी वेव का स्पीड यदि कम है तो ऋणात्मक है, ऑर्डिनरी वेव का स्पीड यदि ज्यादा है तो धनात्मक है। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट्स के थ्रू आपने हाइगेन के तरंग सिद्धांत से डुअल रिफ्रैक्शन को समझाया। इस तरीके से यहाँ तक लिखेंगे तो ये 5 पॉइंट भी लिखना बहुत ईजी है, और याद रखेंगे कि पेपर में आएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह से अगर आप थोड़े से अच्छे 2-4 डायग्राम बना के इस तरह से पॉइंट वाइज लिख के आते हैं तो आसानी से आपके मार्क्स बहुत अच्छे बनने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं कटने वाला। ठीक, तो ये हम लोगों ने द्वि अपवर्तन के बारे में जाना यहाँ तक, उसको एक्सप्लेन किया हाइगेन के तरंग सिद्धांत के माध्यम से, है ना। ये स्टूडेंट आप लोग देखिए कैल्साइट का क्रिस्टल कैसे होता है, और उससे एक एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाया गया है कि किस तरह से वो लाइट वेव को पोलराइज्ड करता है और 2 भागों में अलग अलग तरीके से बांटता है। तो अगर इस तरह से अगर आप देखें इस एप्लेट के थ्रू कि ये कैल्साइट क्रिस्टल है, इस तरह का क्रिस्टल होता है, और इससे अगर इस दिशा से एक लाइट वेव इंसर्ट हो रही है तो उसके भीतर देखिए वो कई भागों में बंट गया है। बेसिकली 2 भागों में से बटा है, लेकिन एक ऑर्डिनरी रे होता है जो नॉर्मली तरीके से उसमें ट्रेवल करता है, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होता है, तो उसकी स्पीड वगैरह उसके अकॉर्डिंग वहां पर डिपेंड करती है। तो किस तरह से ये चीजें चेंज होती हैं, किस तरह से चीजें बदलती हैं, उसके आधार पर ये सारा चीज अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे ये चीजें जो हम बोल रहे हैं, जो हम थियोरेटिकली यहाँ पे लिख रहे हैं, उसकी क्या कहने का तात्पर्य है, उसका क्या यहाँ पे आइडिया है। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया होगा कि ये कैल्साइट क्रिस्टल किस तरह से आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है, किस तरह से कि यहाँ पर लाइट वेव जाके कैसे वो जो जितनी चीजें हमने डिस्कस की इसी का विवरण है। तो इन सब का आगे चल के बहुत इंडस्ट्रियल यूज वगैरह तो है ना। ये इस तरह से एक और डायग्राम से अगर आप इसको इमेजिन करें तो देखिए इस तरह से जो क्रिस्टल इस तरह से गया है तो लाइट वेव उसके भीतर 2 भागों में बढ़ गई है। ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है वो 2 भागों में बढ़ गया है, तो एक ऑर्डिनरी है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है। उसी के बारे में हम लोग जाने हैं यहाँ पे। आगे चल के रिसर्च के फील्ड में इस पे और बहुत डीप स्टडी होता है। आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग सिर्फ ये जानिए कि इन्हीं 2 चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और हाइगेन के तरंग सिद्धांत से केवल उसके प्रॉपर्टीज को वो 4-5 पॉइंट में आपको लिख के आना है, उसको समझा के आना है। आसानी से आप अपने मार्क्स कंटेन कर लेंगे। ये सब दिखाने का तात्पर्य है कि आप इमेजिन कर सकें। अगर आप किसी चीज को इमेजिन कर लेते हैं तो उसको याद करना पढ़ने की बात नहीं है, अपने शब्दों में एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। आइंस्टाइन का सबसे फेमस स्टेटमेंट तो यही है, आप जानते हैं कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। और अगर कोई बच्चा बैठ बैठ के पढ़ रहा है, रट रहा है, घसीट रहा है, लेकिन कोई आइडिया नहीं है, माइंड का उपयोग ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो अननेसेसरी फिजिक्स है। तो इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन योर नॉलेज, है ना। तो ठीक, चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं कि यहाँ तक आज हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग निकोल प्रिज्म या फिर डुअल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और टॉपिक्स वगैरह को लेके इस सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ हमारे एग्जाम ओरिएंटेड वे में टारगेट करते हुए। अननेसेसरी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा है, एक अपवर्तन के थ्रू, सॉरी परावर्तन के थ्रू पोलराइजेशन जिसमें बूस्टर का नियम पढ़ा, अपवर्तन के थ्रू रिफ्रैक्शन के थ्रू पोलराइजेशन जिसमें मेलस का नियम पढ़ा, द्वि अपवर्तन क्या होता है उससे रिलेटेड हाइगेन का नियम कहूं या फिर हाइगेन का सिद्धांत हमने पढ़ा। ये तीनों ही टॉपिक आपके इस यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। इसी तरीके से इतना ही लिख के आपको आएंगे, पूरे पूरे मार्क्स आपको अच्छे से आपका एग्जामिनर आपको देगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग करके रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग हमारे अगले नए क्लास में इस यूनिट के अगले टॉपिक्स को लेते हुए। ओके, थैंक यू।